हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास फ्राइडे के लिए प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, चेन्नई में रहते हैं और साउथ एशिया के मुल्कों पर खास नजर रखते हैं। हर फ्राइडे को हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमारा साथ देते हैं और वो जिस तरह से तैयारी करते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के मीडिया और मुख्तलिफ मुल्कों में उनके जो जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हैं उनसे भी बहुत सी चीजें डिस्कस करते हैं जो हमारे जो देखने वाले हैं, दर्शक हैं, सामीन हैं, नाजरीन हैं, उन तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचती है। हम दुनिया भर की खबरें तो देते ही हैं पूरे हफ्ते, लेकिन ये एक खास प्रोग्राम रखा हुआ है जो भारत के पड़ोसी मुल्कों पर खास तौर पर फोकस है। इसको बहुत लोग पसंद करते हैं और इसमें हम खास तौर पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सब मुल्कों पर खास नजर रखते हैं ताकि आपको ये मालूम हो कि हमारे पड़ोस में क्या कुछ हो रहा है। आज सैयद अली मुश्तबा साहब के साथ जो खबरें डिस्कस करेंगे, अफगानिस्तान में इंक्लूसिव सरकार की डिमांड जो दुनिया के मुल्क करते रहे हैं, खासतौर पर यूनाइटेड नेशन, वो बात एक बार फिर उठी है। यूनाइटेड नेशन और तालिबान के बीच में एक तरह से तकरार बढ़ी है कि आखिर इंक्लूसिव सरकार में आप क्या कुछ चाहते हैं। वो बहस बहुत ही दिलचस्प है, काफी अहम है और साथ साथ ये भी खबर है कि यूनाइटेड नेशन ने ये कबूल कर लिया है कि 40% सिक्योरिटी का जो खतरात थे वो कम हुए तालिबान सरकार में। हमने अब से पहले भी इस तरह की रिपोर्ट दी थी। इसके अलावा पाकिस्तान में इलेक्शन की तैयारी है और इमरान खान जेल में है। उसके साथ साथ दाऊद इब्राहिम के मरने की एक अफवाह उड़ी। अफवाह मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाद में ये बात तय हो गई कि कोई ऐसी खबर नहीं है, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारा भारत का मीडिया अक्सर कराची में क्लिफ्टन का जिक्र करता है और क्लिफ्टन का जिक्र करते ही जरदारी फैमिली की कोठी भी वहां पर है और उसके नजदीक ही रहते हैं दाऊद इब्राहिम, ये हमारा मीडिया कहता है। क्या कुछ है वो कहानी, उस पर भी हम बात करेंगे। उधर बांग्लादेश में इलेक्शन की तैयारी है, वहां सरकार में जो है उन्होंने अपना अलायंस बढ़ा लिया है, 14 पार्टियों का अलायंस बना दिया है, तकरीबन अपोजिशन को खत्म करने की तैयारी है। आप देख रहे हैं भारत में भी तकरीबन वही सब कुछ हो रहा है। पार्लियामेंट में 100 से ज्यादा एमपीज को सस्पेंड किया जा चुका है। तो ये एक डेमोक्रेसीज को का गला घोटने का इंतजाम साउथ एशिया में कई मुल्कों में चल रहा है अलग अलग तरीके से, इसको भी हम समझेंगे। इसके अलावा श्रीलंका से भी अहम खबर है। इन सारी खबरों पर बात करेंगे। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। आप ये बताइए कि अफगानिस्तान हमारे इस प्रोग्राम में कई हफ्ते से काफी फोकस में है और उसकी वजह वहां से आने वाली खबरें हैं। क्या कुछ है जो यूनाइटेड नेशन के और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बीच में क्या तकरार है, जरा उस पर बताइए। चलिए, बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। पहले मेरे सामीन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपनी चर्चा के विषय जो है वो एक यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट आया है जिसको सिक्योरिटी काउंसिल में पेश किया है। वहाँ के जो यूनाइटेड नेशन के जो सदर है, वो रिपोर्ट जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर है। उस पर बहुत सारी बातें उन्होंने रिपोर्ट में दी हैं उसमें, और उसका रिएक्शन आया है हमारे ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबान के काबुल में। तो इसके ऊपर ही हम लोग आज चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो और पहले रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। रिपोर्ट में 2-3-4 बातें लिखी गई हैं। एक बात तो यह है कि उन्होंने कंप्लेन किया है जो यूनाइटेड नेशन वाले हैं कि अभी तक अफगानिस्तान में इंक्लूसिव सरकार नहीं है। तो एक तो ये बात कही उन्होंने। तो उसका जवाब में जो है वो हमारे मुजाहिद साहब ने ये कहा है कि अंग्रेजी के डिक्शनरी में जो इंक्लूसिव सरकार का मतलब होता है, मेरा ये मानना है कि अफगानिस्तान में तालिबान की जो सरकार है वो इंक्लूसिव सरकार है। और अमेरिका के डिक्शनरी में या यूनाइटेड नेशन के डिक्शनरी में इंक्लूसिव का जो मतलब होता है उसको वो वाजे करें, फिर मैं उसके ऊपर रिएक्शन दूंगा। तो ये अभी ये तकरार हो रहा है वर्ड के ऊपर कि इंक्लूसिव सरकार, वो कहते हैं कि नहीं है इसलिए मैं आपको रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। इनका कहना है कि हमारी इंक्लूसिव सरकार है। तो ये एक बात आई। दूसरी बात, मुझे एक चीज याद आ रही है, अब आप अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। जब शुरू में तालिबान की सरकार आई और उसके बाद इंक्लूसिव सरकार की डिमांड हुई,
एक बार तालिबान सरकार ने ये कहा कि इंक्लूसिव सरकार तो ऑलरेडी है, जो सरकारी एम्प्लॉइज हैं, नौकर हैं जो काम करते हैं ऑफिसों में, उसमें सभी फिरकों के और तमाम सेक्शंस के लोग ऑलरेडी हैं, तो सरकार में ऑलरेडी हैं। तो क्या आप उस किस्म की डेफिनेशन को भी इंक्लूसिव मानते हैं, या मिनिस्टर्स होने चाहिए, सरकार में हिस्सेदारी होनी चाहिए? आपकी अपनी क्या सोच है, क्योंकि आप एक लंबे अरसे से दुनिया की सियासत को देख रहे हैं। नहीं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं। अब तो ये जो यूनाइटेड नेशन है उन्हें इंक्लूसिव का जो है वो डेफिनेशन बताएं और फिर ये उसका जवाब दें। ये तो एक चीज है जिसको हम लोग एक क्रिकेट मैच की तरह देख रहे हैं कि एक ने बॉलिंग किया, एक ने बैटिंग किया। तो यही चल रहा है कि यूनाइटेड नेशन ने जो है अपनी बॉलिंग की है, कहा कि इंक्लूसिव सरकार नहीं है, इन्होंने बैटिंग की है, इन्होंने बैटिंग करके ये बताई है कि साहब हमारी इंक्लूसिव सरकार है। तो इसको देखते रहिए क्या क्या होता रहता है। आगे जो उन्होंने कहा है यूनाइटेड नेशन ने कि अभी भी देश जो है वो ISIS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया वाली जो बात है, तो वो लोग जो है अभी भी सक्रिय है यहाँ पे अफगानिस्तान में। तो ये जो चीज है उसका जवाब उन्होंने तो नहीं दिया सबकुतुल्लाह मुजाहिद ने। लेकिन जो दूसरी बात, बहुत अहम बात है, वो है सिक्योरिटी के मामले में। तो सिक्योरिटी के मामले में यूनाइटेड नेशन ने खुद कहा है कि 40% जो है वो सिक्योरिटी इंप्रूव कर दी है तालिबान ने। 2022 में जो था वो 104 इवेंट हुए थे पूरे सिक्योरिटी ब्रीच के और इसके। इस साल जो है 2023 तो अब खत्म होने वाला है, तो कुछ दिन बचे हुए हैं। तो इस बार उन्होंने कहा कि इस बार जो है सिर्फ 61 इवेंट्स हुए हैं, जो कि एक बहुत अच्छा यानी जो धमाके या हमले, टेररिस्ट हमले, उनकी तादाद में काफी कमी आई है। जी। दूसरी बात, यूनाइटेड नेशन ने खुद तस्लीम किया है कि पूरे अफगानिस्तान का जो टेरिटरी है उसके ऊपर तालिबान का बोलबाला है। कोई दूसरी जो है वो टेररिज्म एक्टिविटी या किसी ने अपनी मतलब हुकूमत नहीं चला रहे हैं, कोई सेपरेटिज्म नहीं चल रहा है, कोई इंसर्जेंसी नहीं चल रही है। ये खुद यूनाइटेड नेशन ने जो है वो मतलब तस्लीम किया है कि तालिबान का इस टाइम कोई अपोजिशन नहीं है विद इन इंटरनल जो मतलब अफगान टेरिटरी के अंदर जो है। तो यही खबर है अफगानिस्तान से जो कि सामीन के लिए भी इंटरेस्ट होंगे और अफगान के डेवलपमेंट के लिए भी होंगे। जी ये बहुत ही पंजशीर के एक शेर के तौर पर उनका नाम आया करता था। मसूद का जो कमांडर मसूद थे, उनका अहमद शाह मसूद, उनके बेटे के बारे में आता था। अब वो भी खबरें आनी बंद हो गई। ऐसा लगता है कि पंजशीर को भी तालिबान ने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। लेकिन ये जो ISIS की बात कही, मुझे याद आ रहा है कि जब अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल होने वाला था, उससे कुछ पहले, चूंकि वो एक डेट डिक्लेयर की गई थी अमेरिका की तरफ से फौजें वापस लाने की, रूस की तरफ से कई बार ये बात आई थी कि ISIS जिसे दाइश कहा जाता है, उसे मैं अपने सामीन, अपने नाजरीन को बता दूं कि दाइश अरबी जबान का एब्रीविएशन है, जिसका पूरा नाम है दौलतुल इस्लामिया फिल इराक व शाम, यानी इस्लामिक गवर्नमेंट इन सीरिया एंड इराक। तो वो दाइश उस तरह से बनता है। रूस ने कई बार ये बात कही थी कि अनमार्क्ड हेलीकॉप्टर्स में सीरिया से कुछ दाइश के लड़ाकों को लाया जा रहा है। अब क्या कुछ है, कितनी हकीकत है, क्या तालिबान और ISIS के बीच में कोई तालमेल है या नहीं है, या एक दूसरे को दुश्मन देखते हैं, ये एक अलग एक बहस है, लेकिन बहुत ही दिलचस्प है। कुछ लोगों का इल्जाम यह है कि अमेरिका ने जाने से पहले दाइश के लोगों को वहां ला करके छोड़ा हुआ है। अच्छा, अब आगे मैं चलना चाहता हूं, वो ये कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। इमरान खान जेल में और प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब, आखिर क्या कुछ है? जी, ये जो पाकिस्तान का किस्सा है ये बहुत हम लोग जो है वो इसको फॉलो कर रहे हैं बहुत इससे। अब इस बार तो बहुत ही अच्छा टर्न ले लिया है, जो कि जर्नलिस्टों के लिए और जो लोग पाकिस्तान को पढ़ते हैं और पाकिस्तान को वॉच करते हैं उनके लिए। वो ये है कि एक 4 मिनट की स्पीच जो है वो इमरान खान की अभी मतलब सोशल मीडिया पे आई है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में और जितने भी हो सकते हैं उस पे आई है। इस पे कंट्रोवर्सी चल रही है। उसमें यह चल रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया है इमरान खान के सपोर्टर ने।
AI, फर्स्ट टाइम जो है वो हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया और जहां पे वो इस तरह की स्पीच को शाया किया है या इसको बुलाया गया है, जो कि एक लीडर जेल में बंद है और उसकी स्पीच जो है वो निकल के बाहर आई है। अब इस पे काफी कंट्रोवर्सी हो रही है कि है क्या मामला। तो इसमें एक जो चल रहा है कि कुछ लोग जो है वो रिकॉर्डर वगैरह लेके गए थे और उन्होंने इमरान खान से रिकॉर्डिंग करवा ली थी 4 मिनट की, उसको वो बाहर ला करके उन्होंने जो है उसके ऊपर पुराने जो इमरान खान के जो वो जो रैली वगैरह के पिक्चर है उसको पेस्ट कर करके इमरान खान का जो है वो चला दिया उन्होंने इस पे। जो लोग उनके सपोर्टर हैं उनका कहना है कि हम लोगों ने ये सब कोई काम नहीं किया है। इमरान खान ने हमें जो हैंड नोट्स दिए थे, वो हैंड नोट्स जो दिए थे उसको हमने लिखा है और उसको इमरान खान की आवाज में मिमिक्री कर ली है और मिमिक्री करके उसको जो है हमने मतलब पब्लिक के सामने और सोशल मीडिया पे उसको रिलीज किया है। तो हमने कोई ऑफेंस नहीं किया, हमें इमरान खान के ऊपर कोई नया मुकदमा इस हवाले से नहीं आ सकता है। तो ये तो एक खबर है। दूसरी खबर यह है कि इस स्पीच को सुनने के लिए 5 मिलियन से ऊपर लोग इंटरनेट पे पहुंच गए थे और हुक्मरान को यह करना पड़ा कि इंटरनेट को स्लो करना पड़ा। कई बार जो उन्होंने उसको बंद करने की कोशिश की। अब पाकिस्तान सरकार ने जी 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 हाँ। उसके साथ साथ उन्होंने हर कोशिश की कि ये जो उनका स्पीच है 4 मिनट का या जो भी कुछ है वो आवाम तक ना पहुंचे। जब वो भी हरकत उनकी फेल हो गई तो उन्होंने एक नया शगुफा निकाल दिया। वो किसी यूट्यूबर को उन्होंने कुछ खबर दे दी और उसमें उसने कह दिया कि दाऊद इब्राहिम मर गया है और उसको पॉइजन दे दिया गया है। वो उसके किसी इंडिया के जो है कुछ जासूस जो हैं वो गए और उसको उन्होंने पॉइजन दे दिया और वो मर गया है। वो हॉस्पिटलाइज भी हो गया है, पूरा हॉस्पिटल सीज हो गया है और उसकी पूरी फ्लोर में जो है वो मतलब मौत और जिंदगी से लड़ रहा है। इस तरह की एक सेंसेशनल खबर जो है उन्होंने उसी टाइम मतलब शाया की थी कि पब्लिक का इंटरेस्ट जो है वो इमरान खान से हट करके दाऊद इब्राहिम की तरफ चला जाए। हम लोग भी जब हमें ये खबर मिली तो ये वियॉन न्यूज पे था और कई न्यूज पे था कि इब्राहिम इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट और इंडिया का जो है वो बॉम्बे ब्लास्ट का मास्टरमाइंड और क्या क्या ये सारी चीजें जो है मतलब उसके ऊपर इतने केसेस लगे हुए इंडिया में। वो आखिरकार मारा गया और वो पॉइजन से उसको मार दिया गया। वो उछल के जो एंकर लोग जो हैं यहाँ के वो उछल करके ये खबर दे रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मतलब एक न्यूज था जिसको हम अपने सामाइन को भी शेयर करना चाहते हैं कि इस तरह का वाकया हुआ। जी अच्छा इसमें एक चीज मैं समझना चाहता हूँ, इमरान खान ने इस 4 मिनट में क्या कुछ खास बातें की हैं? क्या आप कुछ वो बता सकते हैं? क्या कुछ कहा जेल से? मुझे जो इत्तला आई है वो सिर्फ डेमोक्रेसी वाली बात है कि हकीकी जमहूरियत हम चाहते हैं। हम जो है ये जो सारे लोग हैं जो कि नवाज शरीफ और ये सारे जो हैं इनको मतलब ये है कि हटाना है और हकीकी जमहूरियत को लाना है और वहां पे जितनी करप्शन है। और इसमें जाहिर सी बात है कि उन्होंने खुल के मिलिट्री किया कि इसमें कुछ नहीं की, लेकिन उनका ये कहना है कि हम आजाद नहीं हैं और हम जो है मतलब हमें जो है हकीकी आजादी चाहिए। तो यही बात उन्होंने वो पहले भी कहते थे, पहले भी कोई ऐसी नई बात नहीं की है। लेकिन अब यहाँ पे बात करने की ये है कि 8 फरवरी को इलेक्शन है और इमरान खान की पार्टी उसमें लड़ रही है, माइनस इमरान खान, माइनस महमूद शाह कुरैशी और जो बड़े बड़े उनके फवाद चौधरी और कौन कौन लोग थे उनके माइनस से ये सब इलेक्शन हो रहा है। तो ये बड़ी एक अहम खबर है जो कि मैं चाहता था कि सामाइन को अच्छा मैं एक चीज और समझना चाहता हूं। दाऊद इब्राहिम की खबर किसी भी तरह की भारत में तो बड़ी खबर बन जाती है और जो आपने जैसे कहा कि एंकर्स उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं, जैसे कोई एंटरटेनमेंट का कोई खबर आ गई। क्या पाकिस्तान में भी दाऊद इब्राहिम की खबर बड़ी मानी जाती है? मैं पाकिस्तान के बारे में तो नहीं जानता हूं, लेकिन जो उनके जो इंतजामिया है, इंटेलिजेंस है और ये उसकी न्यूज वैल्यू जानते हैं वो, तभी तो उन्होंने ये सब हरकत की है। क्योंकि वो शायद पाकिस्तानियों के आम पाकिस्तानियों के लिए कोई बड़ा मतलब एक न्यूज आइटम ना हो, क्योंकि वो तो उनका इंटरनल मैटर है और दाऊद इब्राहिम जो है वो उनके लिए उसमें खास चीज एक और भी बता दूं मैं, वो जो यूट्यूब की जो खबर थी उसके साथ साथ एक मतलब ये कि फॉल्स जो अभी जो कक्कर साहब हैं, क्या नाम है उनका, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं जिनके अंडर में इलेक्शन है, उनका एक स्टेटमेंट आया है। वो एक्स पे जो ट्विटर था उस पे उन्होंने कहा है कि मसीहा इस्लाम
अच्छा। मसीहा पाकिस्तान, उनका इंतकाल हो गया है। और मतलब क्या क्या उसमें लफ्ज जो इस्तेमाल किए उन्होंने उसमें, कि वो बहुत बड़े हाईनेस यूज किया है, हिज हाईनेस। अच्छा, एक बात बताइए कि पाकिस्तान में तो कायदे आजम को सबसे बड़ा लीडर माना जाता है, चूंकि वो फाउंडर थे, जिस तरह से हमारे यहाँ महात्मा गांधी थे। तो उस समय क्या ये एक्स पर जो पोस्ट थी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की, क्या ये भी कोई नकली तो नहीं थी? क्या उन्होंने मसीहा इस्लाम और मसीहा पाकिस्तान उनकी तरफ से आया, कहीं से कोई वेरिफिकेशन भी आया? चूंकि हम पत्रकारों को आ गया, वो बिल्कुल गलत है, वो उसका कोई सारी तस्दीक हो गई। न कक्कर साहब ने कुछ इस तरह की बात कही थी, और ना ही वो मतलब वो जो उनका अकाउंट है वो भी किसी फेक अकाउंट में था। तो ये सारी चीजें फेक ही थी। वो जावेद अब्राहम जो है वो 4 बार मर चुका है। जी 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 जी, बिल्कुल इस तरह से जैसे हमारे यहाँ मुझे याद है 80s में जब खालिस्तान मूवमेंट चल रहा था पंजाब में, तो एक ही नाम के मरने वाले की खबर हर 3 महीने में आ जाती थी। तो ये ऐसे मौकों पर क्या क्या होता है, एजेंसियों के खेल होते हैं, मीडिया के खेल होते हैं, क्या कुछ होता है, ये बहरहाल हम लोग जर्नलिस्ट के तौर पर बहुत सी, इसी तरह से ओसामा बिन लादेन की कई बार खबर आई, उसी तरह से कई और लोगों की ऐसे खबर आई। तो ये खबरें बार बार, शायद कुछ लोग हैं जो माइंड डाइवर्ट करने के लिए ऐसी खबरें छोड़ देते हैं पब्लिक में। अच्छा, मैं अब चलना चाहता हूं बांग्लादेश। बांग्लादेश में इलेक्शन की तैयारी है, और वहां भी तकरीबन जैसे हमारे यहाँ भारत में कहा गया ना, अब तो नहीं कहते खैर बीजेपी वाले, पहले कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, फिर अपोजिशन मुक्त भारत, तकरीबन इस तरह की बातें करते थे। अब जरा इस तरह की बात करनी बंद कर दी है। ये हवा अब बांग्लादेश में कुछ ज्यादा चल रही है। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब जो है वो 7 जनवरी को इलेक्शन होने वाला है वहां पे, और 7 जनवरी में अब तो कुछ दिन ही बच गए हैं, 2 हफ्ते भी नहीं रहे हैं। तो अगर इलेक्शन 7 जनवरी को होना है तो मतलब यह है कि उसकी क्या तैयारी है और उसमें क्या हो रहा है, इसके बारे में तो सबको मालूम होना चाहिए। तो वहां पे जो खबर यह है कि 14 पार्टी की अलायंस बना ली है हमारी शेख हसीना वाजिद ने, जो कि अवामी लीग की सदर है, और उन्हीं के अंडर में जो इलेक्शन हो रहा है। और उसमें जो एक नई खबर है कि एक जनरल इरशाद हुआ करते थे जो कि डिक्टेटर थे बांग्लादेश के, उन्होंने बाद में और अपने टाइम में जो है वो इलेक्शन, डेमोक्रेटिक इलेक्शन भी लड़ा था, जिसमें उन्होंने जैथिया पार्टी बनाई थी जो कि जनरल इरशाद की पार्टी है। वो अभी भी फंक्शन कर रही है। उनको हमारी ये शेख हसीना वाजिद ने, जो अवामी लीग है, उन्होंने 26 सीट दे दी है। वो इंडिपेंडेंट अलग पार्टी है, अपने पार्टी में अलायंस में लाने के लिए। और जो बाकी लोग हैं, किन्हीं को 3 सीट, किन्हीं को 7 सीट, इसी तरह से जो है उन्होंने सीट एडजस्टमेंट कर लिया है। तो एक तरफ से उन्होंने तो पूरी अपनी तैयारी कर ली है कि हम जो है मतलब इलेक्शन में जाएंगे, और ये भी अभी सारे जो मीडिया है वहां के और जो भी लोग हैं वो उनकी विक्ट्री को तय करार कर लिया है। अब आ जाइए अपोजिशन में। तो अपोजिशन में देखिए, आज की खबर है कि अपोजिशन जो है इस इलेक्शन को थ्रू स्ट्रीट फाइट डील कर रहा है, और उसकी अभी भी उसने अपनी मंशा बना ली है कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इलेक्शन का बायकॉट करेंगे जब तक कि हसीना वाजिद जो है वो वहां से अपनी खुद गद्दी नहीं छोड़ दें और एक केयर टेकर गवर्नमेंट को नहीं बना दें। अब मेरा ये एक समझना है कि अगर केयर टेकर को गवर्नमेंट को बनना है तो एक 15 दिन पहले तो बन जाना चाहिए। अब अगर नहीं बनना है तो नहीं बनना है, मतलब जैसे इलेक्शन होगा वो होगा। दूसरी बात जो शेख हसीना वाजिद ने किया है खालिदा जिया के पार्टी के लिए या बीएनपी पार्टी के लिए, कि उनके 100 या 150 जो लीडरान हैं वहां पे, उन सबको जेल में बंद कर दिया है अलग अलग चार्जेस में, इंक्लूडिंग मर्डर चार्जेस। और हजारों हजार के जो उनके वर्कर्स हैं उनको भी बंद कर दिया है। तो उन्होंने बिल्कुल अपोजिशन मुक्त बांग्लादेश, और मतलब यह है कि कोई कुछ बोल नहीं सकता है। और उनकी जो लीडरशिप है बांग्लादेश की, जो उनके लड़के हैं शेख उनकी खालिदा जिया की, वो तो इंग्लैंड में रहते हैं, उनका कोई कंट्रोल नहीं है बीएनपी के ऊपर। वो एक कोई स्टेटमेंट भी नहीं दे रहे हैं, और अगर दे भी रहे हैं तो कोई मीडिया उसको छाप नहीं रही है। तो ये सूरत हाल ऐसी लग रही है कि शेख हसीना वाजिद को कोई रोकने वाला ही नहीं है, कोई अपोजिशन ही नहीं है। शी विल बी इलेक्टेड ऑन अ पोस्ट। जी सैयद अली मुस्तफा साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से भारत में अपोजिशन मुक्त वाली बात चल रही थी,
अब तो शायद बीजेपी वाले इतनी हिम्मत नहीं करते, लेकिन बांग्लादेश में ये बात बहुत शिद्दत से चल रही है कि शेख हसीना ही शायद हमेशा सरकार में रहना चाहती हैं। ये बहुत ही दिलचस्प मोड़ है इस पूरे इलाके के लिए कि जो हुकूमत में है वो हुकूमत से बाहर जाना नहीं चाहता। शायद बहुत ही मलाई बहुत खाने को मिलती है सरकारों में रहने वालों को। अच्छा, अब मैं चलता हूं श्रीलंका की तरफ। श्रीलंका एक अहम सवाल रहा है भारत के और श्रीलंका के बीच में। वहां चीन के जहाज अक्सर आकर के खड़े हो जाते हैं। भारत को ये शक है, शायद यकीन है कि ये हमारी खुफिया इत्तलात लेने के लिए यहां पर नजदीक आकर के खड़े होते हैं। अब क्या कुछ है भारत और श्रीलंका के बीच में, और क्या नई खबर क्या है जिसमें कि भारत को ये इत्मीनान हो सके कि श्रीलंका कम से कम भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जा रहा? क्या कुछ है? ये खबर बहुत अहम है। ये खबर अहम इसलिए है कि चाइना के जो बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस है साउथ एशिया पर और खासकर श्रीलंका के ऊपर, जिसपे हम लोगों ने कई बार चर्चा किया है। और ये जो यहाँ पे अभी जो गतिविधि चल रही है वो चीन से कोई एक जहाज हर 2-3 महीने के अंदर आ जाता है और आने के बाद जो है वो श्रीलंका में 1 आध हफ्ते रहता है, चला जाता है। वो ये कहते हैं कि हम तो ये नॉर्मल प्रोटोकॉल कर रहे हैं और हम जो है मतलब यहाँ पे कुछ रिसर्च वगैरह करते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं दूसरी जगह, हम इंडियन ओशन में ये काम कर रहे हैं। भारत को इससे दिक्कत थी और दिक्कत हमेशा वो श्रीलंका को बताते रहते थे। अब एक जहाज फिर आ रही है श्रीलंका के यहाँ, वो 4 जनवरी का डेट दिया उन्होंने कि उसके आसपास एक जहाज चाइना से फिर आएगी। अब इसके लिए एक नई खबर जो आ गई है वो अली साबरी हैं, श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर। उन्होंने अनाउंस किया है कि श्रीलंका गवर्नमेंट ने सारे जो इस तरह के जो जहाज जो श्रीलंका में आ रहे हैं उनको 1 साल के लिए मॉरेटोरियम उनको लगा दिया है कि कोई भी 1 साल के लिए कोई भी जहाज आके हमारे पास डॉक नहीं करेगी। और उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर अंदर हम लोग जो खुद श्रीलंका के जो लोग हैं वो अपना जो है कैपेसिटी बिल्ड करेंगे और ये जहाज जब आगे जब वो फ्यूचर में जब आएंगी तो हम भी उनके साथ रहेंगे और शाना बशाना जो वो कर रहे हैं उनके साथ हम भी करेंगे ताकि हम उनको देख सकें कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये जो है ये बड़ी अहम खबर है। ये भारत के कहने के ऊपर या श्रीलंका ने अपने खुद ये किया है, लेकिन ये खबर बहुत अहम ये इसलिए है कि इस भारत को जो खदशा था कि चीन हमारे ऊपर जासूसी कर रहा है श्रीलंका में आके अपनी बड़ी बड़ी जहाज मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब साइज की और शेप की और कैपेसिटी की जहाजें जो आ रही हैं, तो ये खबर बड़ी अहम है साउथ एशिया के सामाइन के लिए। अच्छा, कुछ महीने पहले हमने श्रीलंका में काबुल में बहुत ही खतरनाक किस्म के सिनेरियो देखे कि लोग प्रेसिडेंट हाउस में पार्लियामेंट में आकर के घुस गए। वहां इतनी महंगाई और शायद जिसे भुखमरी भी कहा जाता है, भुखमरी ये जरूरी नहीं होती कि भूख से आदमी मरी जाए, लेकिन अगर दोनों टाइम खाना ठीक से नहीं मिल रहा तो वो भी एक तरह की पार्शल भुखमरी होती है। तो क्या ऐसे सिचुएशन में कहीं कोई भारत ने कोई श्रीलंका को लालच दे दिया है कि वो अब चीन से थोड़ी सी दूरी बना रहा है? क्या कोई इस किस्म की भी कहीं कोई खबर, कोई पैसे की, कोई कर्ज की? वो जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, इसलिए कि इंडिया को चाइना से जो है वो श्रीलंका में मतलब ये है कि सिक्योरिटी थ्रेट है। वो तो सारे इंडियन एस्टेब्लिशमेंट जानते हैं। चाइना जो है वो श्रीलंका को अपने पैसों के जोर पे और उनको डेट ट्रैप में किया हुआ है, और वही डेट ट्रैप जब कोलैप्स हो गया था तो पूरी इकोनॉमी उनकी कोलैप्स हो गई थी और लोग जो है बाहर निकल गए थे और आकर करके वो कर रहे थे। अब वो तो अब काफी टाइम हो गया है, फिर से रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है। भारत उसमें गया, उसने काफी फाइनेंशियली हेल्प किया। तो अब जो है वो जो रशाकशी चल रही है चाइना और इंडिया की, वो श्रीलंका के ऊपर है। चाइना चाहती है कि हम श्रीलंका के ऊपर जितना दबाव दे सकें और जितना भी कुछ कर सकें वो उनसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकें, वो कर रहे हैं, इसलिए कि हमने पैसे लगाए हुए हैं वहां पे। उन्होंने हबन-टोटा पोर्ट को 99 साल के लीज में लिया हुआ है। वो तो ये कहते हैं कि अब तो हमारी प्रॉपर्टी है, चाइना श्रीलंका की प्रॉपर्टी है नहीं, और हम जहां चाहेंगे वहीं जहाज को डॉक करेंगे। इसलिए कि श्रीलंका जो है वो एक आइलैंड नेशन है, वहां जहाज ही आ सकते हैं बहुत आसानी से। कोई मोटर गाड़ी तो जा नहीं सकती है, कोई ट्रक तो जा नहीं सकता है, तो या तो मतलब हवाई जहाज जा सकता है या पानी का जहाज जा सकता है। तो अब श्रीलंका के ऊपर जो है यही प्रेशर है कि हर 2-4 महीने में जो है एक चाइनीज वेसल जो है
वो आ जाता है। और इंडिया के लिए वो थ्रेट है, क्योंकि अब इंडिया भी बहुत डीपली उस श्रीलंका के क्राइसिस जो आ गई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस, अब डीपली उनके इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन पे जो है वो इंडिया बहुत सहारा दे रही है श्रीलंका को। तो श्रीलंका शायद इंडिया के दबाव में आकर के उन्होंने ये डिसीजन लिया हो कि 12 महीने के लिए उन्होंने एक मोरेटोरियम लगा दिया है। अब कोई भी चाइनीज शिप जो है वहां पे नहीं आएगी। वो इस तरह से रिसर्च और इसका बहाना लेकर के कि हम रिसर्च करना चाहते हैं और ओशियन में कर रहे थे। इसमें एक खास खबर जो आपको मैं बता दूं कि ये सारी जो चाइना की का जो वेसल और उनका जो है जहाज आ रहा है, वो डेस्परेटली चाइना जो है वो अपना एक नेवल बेस बनाना चाहते हैं और इसी नेवल बेस के लिए वो बार बार अपने जहाज लेके आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 2014 में एक सबमरीन ला करके कोलंबो पोर्ट में लगा दिया था, जो कि भारत को बहुत मतलब गिरा गुजरा था और बहुत प्रेशर हुआ था। फिर वो सबमरीन उन्होंने हटा लिया। अब ये सबमरीन जो है वो फिर से लाना चाह रहे हैं और कहीं लाके लगाना चाह रहे हैं। हो सकता है कि ये न्यूक्लियर सबमरीन भी हो, और एक बार आकर के जो लग जाएगा तो फिर तो वो परमानेंटली सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो जाएगा भारत के लिए। तो ये सब जो खबर है इसको इसी तरह से देखना चाहिए कि भारत जो है वो नहीं चाहता है कि मतलब श्रीलंका इतना नजदीक है भारत के कि कोई फासला ही नहीं है मतलब श्रीलंका में और भारत में। तो वो नहीं चाहता है कि अपने बैकयार्ड में कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुस्तफा साहब, आपने हमें वक्त दिया। आप हमें वक्त दे देते हैं हर फ्राइडे, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं और हमारे दर्शक भी आपके प्रोग्राम काफी दिलचस्पी से देखते हैं। मैं अपने नाजरीन को, देखने वालों को कहूंगा कि इस प्रोग्राम के बारे में जो भी कोई आपकी राय है, जो कुछ कमेंट आप देना चाहें, वो आप जरूर लिखें। हम लोग कमेंट देखते जरूर हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से कई बार हम कोई उस पर जवाब नहीं लिख पाते हैं। इसलिए आप कमेंट लिखने में ये ना सोचें कि हम उस पर तवज्जो नहीं देते। आप लोग कमेंट करें, लाइक करें इस प्रोग्राम को और अपने दोस्तों तक आगे बढ़ाएं, शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।